स्टूडेंट्स, बच्चों, हम आज के वीडियो में 2018 का लैब असिस्टेंट का जो पेपर है उसका केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है सॉल्व करने जा रहे थे। बच्चों ने कहा कि मैम हमें लैब असिस्टेंट के पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर पे तो नहीं लिखा है, लेकिन आप यहाँ देखिए लिखा हुआ राजस्थान लैब असिस्टेंट 2018 इंडिया रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका लैब असिस्टेंट का जो पेपर है वो हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करेंगे इसका कौन सा वाला पार्ट, इसका स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री वाला पार्ट जिसमें आपका लैब असिस्टेंट का पेपर है। आप यहाँ तो चाहे देख लीजिए, यही लिखा हुआ है आपके लिए और इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास जो पेपर में क्वेश्चन है केमिस्ट्री वाला, आपको पता होगा कि लैब असिस्टेंट के पेपर में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो मैं आपको केमिस्ट्री का पार्ट सॉल्व करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बॉयल लॉ का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। बच्चों ये बॉयल्स लॉ आया आपका गैस वाला जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका क्लास 11 का चैप्टर है, आपका लेसन नंबर 5, उसके अंदर ये क्वेश्चन अपने पास चैप्टर है गैसों वाला। उसके अंदर चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलुसेक का नियम, ये सारे। तो बॉयल का नियम कहता है P समानुपाती 1/V। P समानुपाती 1/V का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पर ये हमने किसी भी कंटेनर में, किसी पात्र में क्या रखी, गैस रखी। ठीक है, अब ये गैस कितनी है, इतनी गैस है यहाँ पे। अब इसके ऊपर आप क्या लगाइए, दाब लगाइए। अब जैसे जैसे दाब लगाएंगे स्थिति क्या होगी बच्चों, ये गैस नीचे आ जाएगी। ये सारी गैस क्या आ जाएगी, जैसे जैसे इसको दबाते जाएंगे ऊपर से तो क्या हो जाएगी, गैस नीचे आएगी। इसका मतलब पहले जो स्थान घेर रही थी गैस वो इतना था, अब कितना है, इतना। इसका मतलब आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम, उसका आयतन घटता जाएगा। तो ये वाला जो अपना है, अब आप खुद देख लीजिए, यही वाला होगा कि जब अपने पास प्रेशर क्या था, वॉल्यूम यहाँ पर क्या था बच्चों, ज़्यादा था तो प्रेशर कम था। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या बढ़ता गया, आयतन घटता गया। तो बॉयल का नियम कहता है P समानुपाती 1/V, उसका ग्राफ जो बनेगा वो A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैसों की गतिज ऊर्जा। देखिए चैप्टर फिर से वही क्वेश्चन है आपका, पांचों चैप्टर से, चैप्टर क्लास 11 से। गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों गैसों की काइनेटिक थ्योरी है जिसमें कहता है कि गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें अणु कहते हैं। बिल्कुल, अब ये जो अणु है ये इधर से उधर गति करते हैं, मतलब रैंडम गति होती है, कहीं भी ये गति करते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर है, अब किसी भी गैस को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने पर अणु क्या होगी, गति बढ़ जाएगी। अब आप गैस को गर्म कर लीजिए, गैस तेजी से बाहर निकलती है कि नहीं निकलती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है। बिल्कुल नहीं बच्चों, कॉलिजन थ्योरी आपने पढ़ी है, आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 आप क्लास 12 में पढ़ी है आपने कि अणु जब आपस में कोलाइड करते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को अणु ग्रहण करता है, सक्रिय हो जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा की हानि नहीं होती। तो आंसर क्या आएगा बच्चों उसका, कि इस कथन सही नहीं है, आंसर है सी। आगे देखिए, पृष्ठ तनाव की इकाई, सरफेस टेंशन की इकाई क्या है, इसकी इकाई बच्चों क्या होती है। चलो मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि अपन लगाएंगे कैसे इसका उत्तर। पृष्ठ तनाव होता क्या है कि ये पृष्ठ की सतह पर जो बल लगेगा किसी भी अणु पर, ये अपना पृष्ठ तनाव मान लीजिए इस अणु पर है। अब इस पर जैसे जैसे बल लगता है अणु क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो एकांक लंबाई के क्षेत्रफल पर पृष्ठ की सतह पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर एकांक सतह क्या हो गई, ये वाली सतह हो गई। एकांक लंबाई की यूनिट किस में होगी, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। तो यहाँ पर अपने को यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन निकालनी है, तो इसकी लंबाई पर जो बल लग रहा है तो वहाँ पर निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा अपना न्यूटन प्रति मीटर। अब यहाँ पर डाइंस भी आ सकता था क्योंकि बल की वही इकाई डाइंस भी है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर का स्क्वायर -2 लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। जूल लिखा हुआ है, अर्ग लिखा हुआ है, ये किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, तो ये भी नहीं होंगे। तो आंसर क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड इज कॉल्ड, मतलब द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं। बच्चों ये लिक्विड है अपना, ये लिक्विड है अपना। अब ये प्रवाह कर रहा है तो परतें क्या होती हैं, एक दूसरे पर घिसटती हैं, मतलब इन पर क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। तो उस घर्षण को क्या कहते हैं, द्रव अपने बहने का विरोध करता है। तो द्रव के बहने का जो विरोध करता है इसको क्या कहते हैं, हम शांता कहते हैं, विस्कोसिटी, जिसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती हैं, इसका कारण बताइए। आपने देखा होगा कि बरसात की बूंद गोल होती है, लेकिन आप इतना भी जानते हैं पानी जब भी फैलता है सिकुड़ने का प्रयास करता है। क्यों, अगर मान लीजिए लंबाई में अगर पानी फैला हुआ है तो इसका मतलब उसके तल पर बल ज़्यादा लग रहा है, पृष्ठ तनाव ज़्यादा लग रहा है। तो वो ये चाहेगा कि पृष्ठ क्या हो, सिकुड़े आपस में। जब सिकुड़ता है तो गोलाकार आकृति होती है जिसका तनाव सबसे कम होता है। तो आंसर आएगा इसका पृष्ठ तनाव की, उसकी पृष्ठ का तनाव सबसे कम से कम रहे और गोलाकार आकृति का जो पृष्ठ होता है वो सबसे कम होता है। आगे देखिए,
एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर सोडियम जो है वो काय केंद्रित, बच्चों काय केंद्रित का मतलब है BCC, यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, BCC कौन सा वाला होता है? BCC बच्चों ये वाला होता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 1/8 देता है और बीच वाला एक और होता है, मतलब पूरी यूनिट में कितने होते हैं? 2, जिसके किनारे की लंबाई A बराबर 4.24 एंगस्ट्रॉम है। सैद्धांतिक घनत्व क्या है? तो बच्चों मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा। देखो सूत्र होता है यहाँ पे डेंसिटी का Z इंटू एम बटा A क्यूब इंटू Na। अब Z होती है परमाणुओं की संख्या, वो कितनी आएगी? BCC की वजह से 2 आ जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है? 23 दे रखा है, ठीक है। और ये कितनी दे रखी है लंबाई? 4.24। अब आपने यहाँ पर देखा है सेंटीमीटर क्यूबिक में दे रखा है, इसको चेंज कर लीजिए, ये चेंज कर लिया हमने इसको क्यूबिक में, और इसको क्यूबिक में क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। और क्या दे रखा है? Na मतलब गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, किस तरह की त्रुटि में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? धनायन की उपस्थिति का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे बच्चों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे अपन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि छोटा वीडियो जल्दी आसानी से देखा जाता है, ठीक है। अब आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैडम अच्छा लग रहा है, पेपर सॉल्व होता है नहीं होता है देखते हैं एक बार। देखिए बच्चों, धनायन की उपस्थिति मतलब यहाँ पर आ गया अपना प्लस वाला, अब आयनिक कह रहा है तो प्लस और माइनस। अब मैं आपको बता दूँ, रिक्तिका दोष का मतलब होता है जगह छोड़ जाना, मतलब यहाँ से अगर आयन निकला है तो ये यहाँ से क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब दूसरा आता है धातु न्यूनता, मतलब धातु न्यून हो जाना, मतलब धातु की कमी हो जाना, तो धनायन तो आ रहा है यहाँ पे, धातु न्यून नहीं हो सकती। फ्रैंकल और शॉर्टकी में भी क्या होता है? धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ जाते हैं, लेकिन फ्रैंकल दोष ऐसा होता है कि यहाँ से आयन निकला और वो कहाँ आ जाता है? अंतराकाश में आ जाता है। तो आंसर कौन सा आएगा? फ्रैंकल आएगा, जिसका एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ, ZnS आएगा। और बच्चों ये याद रख लीजिएगा, AgBr जो होता है वो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों को दिखाता है। तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको यहाँ बता दिया। आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी बन रहे हैं, इन ऑप्शन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जो अपना BCC था, अगर FCC ले लोगे तो 4 आ जाएगा, और अगर आप SCP ले लेंगे तो यहाँ एक यूनिट कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी है? मतलब एक सोडियम को, एक जो सोडियम है इसको कितने क्लोराइड आयन घेरे हुए रहते हैं? तो बच्चों यहाँ होते हैं 6 सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो रेशो होता है वो 6:6 का होता है। एक सोडियम को 6 क्लोराइड घेरते हैं और एक क्लोराइड को 6 सोडियम आयन घेरते हैं। तो आपसे क्लोराइड की पूछा तो भी 6, सोडियम की पूछे तो भी 6। आगे देखिए बच्चों, यहाँ से निम्न में से कौन सी स्थिति, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन, कि आदर्श विलयन के लिए कौन सी स्थिति सही नहीं है? तो मैं आपको बता देती हूँ आदर्श विलयन होता क्या है। आदर्श विलयन कहता है कि इसका जो वाष्प घनत्व होता है बच्चों, टोटल वाष्प घनत्व होता है वो A का और B का दोनों के वाष्प घनत्व का जोड़ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इक्वेशन कौन कौन सी है? अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं, मतलब A अवयव और B अवयव को मिलाते हैं तो इनके आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 0 के बराबर होता है, आयतन परिवर्तन नहीं होता। इनको अगर आप मिक्स करते हैं दोनों अवयवों को, मान लीजिए इसका 30 डिग्री टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री है, तो दोनों को मिलाने पे ऐसा नहीं होगा कि 60 डिग्री या 50 डिग्री हो जाएगा ना, दोनों को मिलाने में टेम्परेचर कितना रहेगा? 30 डिग्री ही रहेगा। और जो नियम चलता है वो किसका होता है? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब देखिए, आयतन में परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन विलेय का आयनीकरण नहीं कम होना चाहिए, ये किसने कह दिया? तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। आगे देखिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl ऑन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज, मतलब 1 मोल NaCl का 1000 ग्राम जल का युक्त विलयन है, तो NaCl का मोल भिन्न क्या होगा? पहले तो NaCl की मोल भिन्न के क्या कर दीजिए आप? मोल भिन्न का सूत्र लिख लीजिए। मोल भिन्न का सूत्र होता है XNaCl, ये अपना NaCl है, तो NaCl की मोल भिन्न निकालनी है अपने को, तो NaCl की मोल बटा कुल मोल, कुल मोल का मतलब क्या आ गया? सॉरी, NaCl की मोल, NaCl और कुल मोल मतलब NaCl के मोल प्लस जल के मोल, यही तो है। तो NaCl कितना है अपने पास? 1 मोल NaCl है, तो ठीक है भैया 1 मोल लिख दिया हमने। अब कह रहा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के हम मोल निकाल लेते हैं जल के, 18 का भाग लगा लीजिए, 55.5 आएगा, तो ये हो गया 1 + 55.5, तो 1 बटा कितना आ गया बच्चों? 55 पॉइंट, अपने पास कितना आ गया? 56.5 आ गया। तो बच्चों इसको जब आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
0.017। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ था अपना कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो ये आप 69 कुछ आएगा, 69 को राउंड फिगर करोगे तो 0.017, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपना। आगे देखिए, राउल्ट के नियम के अनुसार 1 विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, यहाँ देख लेते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन होता है विलेय की मोल भिन्न के बराबर। ये आपको याद रखना होगा, हमेशा मोल भिन्न होती है। इसका मतलब हो गया कि पानी में हमने क्या डाला, ये पानी है, इसमें आपने क्या डाला, 1 चम्मच नमक डाला। दूसरा पानी लिया अपन ने, एक और लिया, उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया। तीसरा लिया, उसमें 3 चम्मच नमक डाल दिया। तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा वाष्प घनत्व जो घटेगा वो किसका घटेगा, 3 चम्मच वाले का, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए इसमें नमक होता ही नहीं तो वाष्प दाब ज़्यादा होता, इसमें नमक डाल दे तो वाष्प दाब घट गया, और डाल दिया और घट गया, और डाल दिया और घट गया। इसका मतलब नमक की मात्रा बढ़ाते जाइए, वाष्प दाब घटता जाएगा। तो नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो विलेय की मोल भिन्न भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आंसर आ गया विलेय की मोल भिन्न। आगे देख लीजिए बच्चों, 11 मिनट का अपना वीडियो हो गया है। अपने पास क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कितने हैं इसमें बच्चों। क्वेश्चन है देख लीजिए, आपके 150 क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने हैं, है ना। अब आपके क्वेश्चन हो चुके हैं कितने सॉल्व, क्योंकि बच्चों आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको सॉल्व करवाते जाएंगे। 118 से अपन ने शुरू करे थे, और अपन ऐसा करते हैं थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अभी, है ना, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। 120 150 है तो अपन 15 क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लेंगे, 15 सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए 250 ml 0.1 m मिलियन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, ये देख लेते हैं अपन कि कितने ग्राम चाहिएगा NaOH। तो ये अपना मोल वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। मोल का फॉर्मूला होता है WA × 1000 MA × V होता है। तो W कितना है बच्चों, अपना W जो निकालना है, 1000 की 1000 गुणा हो गया। MA कितना है, NaOH का कितना होता है बच्चों, 40 होता है, और V कितना है, 250 है, बराबर कितना कह रहा है, 0.1। तो 250 से कट गया 4, और इसको गुणा करोगे 40 × 0.1 बराबर x, कितना आ गया बच्चों, 0.1 है ना, 4 ग्राम आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 4 ग्राम आ जाएगा। और देख लीजिए अपना 250 ml बनाने के लिए कैलकुलेशन तो सही करिए ना, तो ये 4 ग्राम आ जाएगा। 4 ग्राम अपने को चाहिएगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। 4 नहीं बच्चों, नहीं 4 ग्राम नहीं चाहिएगा, मैंने कैलकुलेशन में जो लग ही रहा था कुछ गड़बड़। ये 4 एकम 4, ये तो गुणा होगा, तो ये 0.1 × 10 करोगे तो 1 ग्राम आएगा। सॉरी बच्चों, कैलकुलेशन में थोड़ा मैंने ही गलती कर दी थी, 1 ग्राम आएगा उत्तर। आगे देखिए, हाइपोक्लोरस अम्ल और प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोपाइन से क्या बनेगा अपना, ये देख लेते हैं एक बार। प्रोपाइन मतलब क्या हो गया बच्चों, प्रोपाइन हो गया ये, है ना, CH, और ये हो गया CH3। हाइपोक्लोरस अम्ल का मतलब हो गया बच्चों HOCl। अब HOCl में हमें पता होना चाहिए प्लस और माइनस कौन सा होगा। एक सेकंड, ये क्या हुआ, प्रोपाइन की रिएक्शन ये है अपनी, ये प्रोपाइन है। इसको सॉल्व करना बता देती हूँ मैं आपको। मार्कोनिकॉफ नियम आपने पढ़ा होगा, इसमें आपका होता है कि एक माइनस वाला भाग होता है प्लस वाला, जो धनात्मक भाग होता है वो उस पर जुड़ता है जहाँ H आयन की संख्या ज़्यादा होती है, H+ की संख्या। अब देखिए CH3 जो है ये क्या देगा, प्लस आई प्रभाव देगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इसके अंदर हमें माइनस प्लस पता चल जाए तो हम तुरंत जोड़ देंगे। आप कहेंगे मैडम Cl पे माइनस लगा दो, बेटा OH पे भी माइनस आता है, अब क्या करें। तो हम थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करते हैं। ये है अपना HOCl। तो विद्युत ऋणता का क्रम कहता है फोकल। फोकल का मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर माइनस और इस पर क्या आएगा, प्लस। चलो माइनस प्लस पता लग गए, अब जोड़ देते हैं। माइनस को जोड़ दीजिए प्लस के साथ, प्लस को जोड़ दीजिए माइनस के साथ। आंसर क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH, और प्रोपाइन के साथ जोड़ा था, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, तो यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा OH। तो ये अपना आंसर है। एक बार देख लेते हैं कि वहाँ वो आंसर क्या कह रहा है ना। ये क्वेश्चन अपना ये बना था, उत्तर अभी अपन ने करा था जो यहाँ पे आया था अपना माइनस, तो माइनस में ये Cl और ये बन गया अपना OH। आंसर देख लेते हैं क्या है अपना, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपिनल, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपिनॉन, 1 क्लोरोप्रोपिनल और प्रोपिनॉन। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसके अंदर होगा बच्चों अनुनाद। अब इसके अंदर अनुनाद कैसे होगा, क्योंकि अपने ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर होगी अपनी टोटोमेरिज्म चला व्यवता। वो कैसी होगी, ये देखिए, ये अपना H है ना, इसको तो कर दीजिए आप यहाँ ट्रांसफ़र, मतलब ये देखिए ये OH है, तो ये वाला जो H है ये तो हो जाएगा यहाँ ट्रांसफ़र और ये हो जाएगा यहाँ ट्रांसफ़र। तो आंसर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
CH2Cl। अब निकाल लीजिए आंसर क्या निकलेगा। आंसर में अपना हो जाएगा 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोपेनॉन, 1 क्लोरोप्रोपेनॉन। देख लीजिए आप, यही आंसर बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेनॉन हो। तो ये आ गया आंसर अपना 16 वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखिए, घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य में लगाइए। तो बच्चों NO2 का तो होता है -I इफेक्ट, CH3 का होता है +I के बढ़ने से अम्लता घटती है और -I के बढ़ने से अम्लता बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा अम्लता किसकी होगी? NO2 की होगी। घटते हुए लगाना है तो सबसे ज़्यादा तो पहले की होगी, उससे कम किसकी होगी? उससे कम सेकंड वाले की होगी। सॉरी, सबसे ज़्यादा अम्लता किसकी होगी अपने पास? पहले वाले की होगी। उससे कम किसकी होगी? सेकंड वाले की होगी। और सबसे कम किसकी होगी? थर्ड वाले की होगी। तो पहले नंबर की सबसे ज़्यादा। ये बच्चों ये आंसर निकल गया अपना बी। आगे देखें, निम्न में से अणुओं की अनुनादी संरचनाओं के लिए कौन सा सही नहीं है? अनुनादी संरचना कहती है अणुओं की व्यवस्था समान होती है, ऊर्जा लगभग समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समानाबंध होते हैं। अब आपको मैं एक अनुनादी संरचना बना के दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये अपने पास है कोई भी अनुनादी संरचना है, जैसे क्लोरोबेंजीन है अपनी। अब बताइए मुझे, क्या अणुओं में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होती है? क्या नहीं होती इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो सही नहीं है। तो ये तो सही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सभी समान आबंध होते हैं क्या? सभी की ऊर्जा लगभग समान होती है क्या? अनुनादी संरचना में लगभग समान होती, किसी कम किसी की ज़्यादा भी होती है, लगभग समान तो रहती है, लेकिन समान आबंध होते हैं क्या? बच्चों सारे आबंध समान नहीं होते हैं यहाँ पे अनुनादी संरचना में। बच्चों इसका थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको अपन एक बार करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है इसमें, ठीक है। चलो 130 क्वेश्चन हो गए ना अपने, बच के 133। ये वाला देख लेते हैं। एथेन का सांतरित संरूपण विषय के सही कथन चुने। अब सांतरित संरूपण न्यूमेन वाला लगाएं तो कुछ ऐसा होता है अपना, होता है ना ऐसा वाला। अब देखिए, क्या ग्रसित संरूपण के बराबर स्थायी होता है? नहीं जी, ग्रसित तो ये वाला होता है अपना, ये ग्रसित होता है अपना, ठीक है। तो ये स्थायी तो ये वाला ज़्यादा होता है, तो ये तो स्थायी नहीं होता। ग्रसित संरूपण से ज़्यादा स्थायी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ग्रसित संरूपण से कम स्थायी होते हैं, नहीं, अस्तित्व में नहीं है, नहीं, गलत है। तो बी सही है इसके लिए। सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजे जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। सबसे कम अणुभार का देखना है जिसमें चतुष्क कार्बन है। यहाँ देख लीजिए, प्रोपेन 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन। तो पहले तो प्रोपेन बनाइए, फिर 2,2-डाईमेथिल बनाइए, बना दिया। 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन, ब्यूट तो वैसे 4 कार्बन बोल रहा है। अब 2,3 कह रहा है एक, और ये 2 कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसमें 5 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है पहली बार। और चतुष्क कार्बन भी है इसके अंदर। 2-मैथिल ब्यूटेन, ये देख लीजिए, ये 2-मैथिल हो गया, ये ब्यूटेन हो गया, पर चतुष्क कार्बन नहीं है। प्रोपेन में तो है नहीं, आंसर आ गया ए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब 134 के बाद अपन नेक्स्ट वाले में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपका रेस्पॉन्स आता है तो बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाया जाएगा 2018 के लैब असिस्टेंट पेपर का। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।